नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और इस बार मॉनसून ने दस्तक यहां पर काफी जल्दी दी है। काफी सारे रिकॉर्ड्स हमने ब्रेक होते हुए देखे। प्री मॉनसून शावर्स यहां पर पहले से ही शुरू हो चुके थे, तो ऑनसेट जल्दी हुआ, प्रोग्रेस जोरदार है और ऑनसेट भी काफी जोरदार है। यहां से अब इसके क्या मायने हैं एग्रीकल्चर के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन है। सिराज जी नमस्कार। पहले तो आपका रिएक्शन मॉनसून पर ही कैसे देखते हैं, जो नंबर्स अब तक हमारे सामने खुले हैं? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि मॉनसून वक़्त से थोड़ा पहले आ गया है और इससे ऐसा लगता है कि जो जून की रेंज प्रोजेक्टेड था, जून का रेनफॉल वो शायद अचीव हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये अच्छी खबर है, हालाँकि इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ये आ गया तो इससे सारी एग्रीकल्चर बदल जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। सिराज जी, जहाँ तक बुआई के नंबर्स हैं वो भी हमने अब तक जो बनते हुए देखे हैं ऑन द पॉजिटिव साइड है, लेकिन आप कहेंगे बहुत जल्दी है इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर भी रिएक्ट करना। जी, देखिए अभी जो फ़ोरकास्ट अगले 7-8 दिन, 10 दिन की आ रही है, वो तो काफ़ी ड्राई वेदर प्रेडिक्ट कर रहा है आईएमडी। हम्म। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि मॉनसून वक़्त से पहले आ गया तो सब कुछ नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमारे जो रिज़र्वॉयर्स हैं साउथ इंडिया के, वो इस मॉनसून की बारिश से भर जाएँगे। वो एक अच्छी खबर होगी एग्रीकल्चर के लिए। हम्म। सिराज जी, मैं एक रिसेंटली आपका एक पेपर पढ़ रही थी जहां पर डबलिंग फार्मर इनकम के ऊपर आपने लिखा है और कहा गया है कि इतने सालों से हमने इसके बारे में बात जरूर की है, लेकिन शायद 2 या 3 स्टेट्स ही इसको एक्चुअली देख पाई हैं। कैसे देखते हैं आप इसे, और आपको लगता है जिस तरह का काम फिलहाल किया जा रहा है, या फिर ये बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, या फिर आपको लगता है जो काम किया जा रहा है उसमें हम और स्टेट्स यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे? ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंटर इसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि आप देखें कि पिछले 2 सालों में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ अच्छी हुई है, तो उसमें एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है, बल्कि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घटा है और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और ग्रोथ भी अच्छी दी है एग्रीकल्चर ने। और अगर 46% हमारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो एग्रीकल्चर देश के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी खबर ये है कि अभी पिछले महीने या इसी महीने में क्रिस्पार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए राइस की नई वैराइटीज रिलीज की गई हैं। तो अगर ये नई वैराइटीज क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं, अच्छी यील्ड इनकी होती है, शॉर्टर ड्यूरेशन है, कम पानी लेती हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। तो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें काम करती रहती है और ये हमें नहीं समझना चाहिए कि स्टेट सब्जेक्ट है तो हम पूरी तरह स्टेट के ऊपर छोड़ देंगे। हम्म। सिराज जी, एक दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट्स को लेकर है, और जिस तरह के हमने इंपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, स्पेशली दालों के लिहाज से कैसे देखते हैं आप? काफ़ी सारे किसानों से, इंडस्ट्री ट्रेड से हमारी लगातार बात होती रही है और उन्होंने चीपर इंपोर्ट्स, प्राइसेस बिलो एमएसपी, ये काफ़ी सारी चिंताएं जताई हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत बार ये लिखा गया है, एक्सपर्ट्स ने भी लिखा है, हमने भी लिखा है कि गवर्नमेंट को अपनी टैरिफ पॉलिसी के ज़रिए एमएसपी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि लैंडेड कॉस्ट एमएसपी के नीचे ना हो। अब इसको बहुत फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का मैनेजमेंट पल्सेस का अच्छा रहा है, क्योंकि प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, वो भी एक ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है। हम ये नहीं कह सकते कि वो गैर ज़रूरी है। तो इन दोनों में बैलेंस बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करती है और अगर मॉनसून अच्छा हुआ और इस साल दालों का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, अरहर का कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तो हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन भी काबू में रहेगा और गवर्नमेंट ने ये फैसला अच्छा किया है। पहले सिर्फ 25% एक स्टेट के पल्सेस प्रोडक्शन का गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती थी नेफेड के ज़रिए। अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा ली है, गवर्नमेंट 25% से ज़्यादा भी प्रोक्योर कर सकती है। तो अगर हम फार्मर्स को एमएसपी दिला सकेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फार्मर्स को इंसेंटिव मिलेगा पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। वेल एब्सोल्युटली। आपने इन्फ्लेशन की बात की सिराज जी, और वो हमने लगातार यहाँ पर बेहतर होता हुआ देखा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने भी कहा है कि काफ़ी कोशिशें की गई हैं टू इंश्योर कि वो वहाँ पर रहे। यहाँ से अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चाहे गेहूँ एज अ पॉलिसी है, चावल एज अ पॉलिसी है, खाने के तेल हैं, दालें हैं, सभी का मानना है कि मेजर्स यहाँ से और थोड़े से ईज ऑफ कर देने चाहिए। जो वीकली डिस्क्लोजर्स हैं शायद उनको भी हटा देना चाहिए। क्या ये उस तरह का साल लगता है आपको? बिल्कुल, हमारा तो ये नज़रिया है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो व्हीट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, उस बैन को हटाया जाए। जब ये बैन लगाया गया था, तब भी हमने ये कहा था कि व्हीट प्रोडक्ट पे बैन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुल मिलाकर 3 लाख टन से ज़्यादा व्हीट इस्तेमाल ही नहीं होता है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में।
तो इंडियन कंपनीज ने काफी अच्छा मार्केट क्रिएट किया था मिडल ईस्ट में, यूएस में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में। वो मार्केट हमारी कंपनीज ने किसी हद तक लूज किया है। और ये जो स्टॉक लिमिट्स की रेस्ट्रिक्शंस हैं, डिक्लेरेशंस हैं, इनको भी ईज करने की जरूरत है। सिराज जी, हम यहाँ पर ग्लोबल जो एनालिस्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनसे भी बात कर रहे थे। उनका भी मानना है कि इवन एज जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, डॉलर में गिरावट है, टैरिफ कंसर्न्स यहाँ पर हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा असर एग्री और फार्म प्रोडक्ट्स पे इसका आता हुआ नजर नहीं आएगा इस साल में। आपकी क्या सेंस है? हमें लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव होती चली जाएगी, क्योंकि जो यूएस की कोशिशें हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर को खत्म कराने की, तो अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो सिचुएशन एग्रीकल्चर की और ईज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज से जो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट हैं वो और ज्यादा फैसिलिटेट हो जाएंगे। अब ये एक जो टैरिफ वॉर एक यूएस की चल रही है सारी दुनिया से, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो एक एलिमेंट अपनी जगह बना हुआ है। उसकी वजह से अनसर्टेनिटी जो आती है वो आती है, मगर अदरवाइज कोई ऐसे ग्लोबल क्यूज नहीं है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के दाम बहुत बढ़े हैं। पॉइंट टेकन। सिराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मॉनसून से लेकर और क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और क्या प्राइसेस रह सकते हैं, उन सब पर चर्चा भी करने के लिए। बात यहाँ पर दालों को फोकस में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी हेडलाइंस बनती हुई नजर आई हैं। हमारे साथ आईपीजीए के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। बिमल जी नमस्कार। सबसे पहले आपका भी रिएक्शन मॉनसून और सोइंग के नंबर्स पर ही लेना चाहेंगे। धन्यवाद मनीषा जी। ये तो बहुत अच्छा एक संकेत है कि मॉनसून जल्दी आया है और बहुत अच्छी मात्रा में आया है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन हमारे फ्यूचर क्रॉप्स के लिए। और बुआई की जरूर बुआई अच्छी हो। मेरा ऐसा मानना है कि बुआई बहुत अच्छी होगी, क्योंकि किसानों को एक बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। और चूंकि सरकार ने भी ये आश्वासन दिया कि वो एमएसपी पे सारी दालें खरीदेगी, खासकर जो खरीफ क्रॉप है, तो मैं समझता हूँ कि उत्पादन अच्छा होना चाहिए। बिमल जी, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर के नंबर्स या रादर दालों के प्रोडक्शन के नंबर्स निकल के आए हैं, चाहे वो कनाडा है, अर्जेंटीना है, रशिया है, ब्राज़ील है, सभी ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। और भारत में भी जैसे आपने कहा बुआई के नंबर्स पॉजिटिव नजर आते हैं, तो ये तो मान के चलें कि 2025 में दालों के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, मेरा एकदम यही मानना है कि 2025 में दालों के प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल सप्लाई अगर हम देखेंगे, अभी ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने देखा कि जो जितने भी ऑरिजिन कंट्रीज है, सब में उत्पादन बहुत अच्छा है। खासकर अगर आप देखें चने का, मसूर का और येलो पीस का। चने की जो ऑस्ट्रेलिया में है लगभग 80% बुआई हो चुकी है, और वहाँ जो अनुमान है कि कम से कम 20 से 25 लाख टन वहाँ उत्पादन होगा। उसी तरह मसूर की भी अभी हार्वेस्ट जो है अगस्त में कनाडा में हो जाएगी और नवंबर में अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो वहाँ पे भी जो अभी इंडिकेशन आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई वेदर सिचुएशन कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, तो वहाँ भी कम से कम 40% से ज्यादा मसूर में इजाफा होगा प्रोडक्शन में। और कनाडा में भी जो नंबर्स हैं लगभग पिछले साल की तरह ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप येलो पीस का प्रोडक्शन देखें, तो रशिया में जो 40 लाख टन का लास्ट ईयर प्रोडक्शन था, वो इस बार 45 से 50 लाख टन का अनुमान है। तो दालों की उपलब्धता अगर हम देखें, और आपको और बताऊं, जो खासकर जो हमारे तुअर और उड़द है, अफ्रीका में तुअर का जो उत्पादन का अनुमान है वो इस बार 9 से 10 लाख टन है। नॉर्मली जो 6 से 7 लाख टन होता है। उसी तरह जो उड़द है, म्यांमार में इस बार बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा है। लगभग वहाँ उड़द का प्रोडक्शन 10 लाख टन रहा है। और इस बार ब्राजील जो हमारा एक नया ओरिजिन है, वहां से भी अच्छी खबर आ रही है कि वहां भी लगभग 2 से 2.5 लाख टन का प्रोडक्शन का अनुमान है। तो इस तरह जो हम देख रहे हैं कि दालों की उपलब्धता जो है, सामने के जो सीजन है, सामने खासकर फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखते हुए, मुझे नहीं लगता कि उपलब्धता में कोई इशू रहेगा। सरकार ने सारे जो इंपोर्ट्स हैं वो 10% ड्यूटी लगा के लगभग खोल दिए हैं। अब हम खाली ये इंतजार कर रहे हैं कि जो 31 मई तक जो येलो पीस का जो एक्सटेंशन की बात चल रही है, उस पर सरकार का क्या फैसला होता है। लेकिन जो उपलब्धता का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ, जो प्राइस का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि पूरे साल में दालों में कोई इजाफा रहेगा। या तो दालों के भाव मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आसपास या उससे कम रहेंगे। अगर आप देखें तो अभी सभी दालों के जो भाव है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम है। वेल एब्सोल्युटली। मेरा अगला सवाल पीली मटर पे ही था। 31 मई को क्या लगता है अब यहाँ पर बिमल जी, और आई एम अज्यूमिंग कॉन्वर्सेशन जारी है, 7 एक्सटेंशंस हम यहाँ पर देख चुके हैं, एक 8वें की तैयारी है, या फिर आपको लगता है कि अब यहाँ पर एक चेंज आता हुआ नजर आएगा पॉलिसी में? हम बार बार ये सरकार को कह रहे हैं, आप जो भी निर्णय करें एक लंबा निर्णय करें। ये 2-2 महीने 3-3 महीने का एक्सटेंशन न तो ट्रेड के लिए अच्छा है, न हमारे किसानों के लिए अच्छा है, और न किसी भी कोई भी जो स्टेक होल्डर है किसी के लिए अच्छा नहीं है। इवन ऑरिजिन्स के लिए भी अच्छा नहीं है।
तो जो भी है आप निर्णय ले रहे हैं, आप लंबा लीजिए। अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो आप कम से कम साल भर के लिए एक्सटेंशन करें। और लेकिन एक खास बात है, एक्सटेंशन करें भी तो जो हमने सरकार को रिकमेंड किया है कि आप कम से कम ड्यूटी उतनी लगाएं, जैसा सिराज साहब ने भी कहा है कि जो इंपोर्ट जो है उसका जो मिनिमम लैंडिंग कॉस्ट है वो एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए। तो हमने सरकार को कहा कि आप ड्यूटी को डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर रखिए, ताकि जो इंपोर्ट हो येलो पीस का वो चने के जो एमएसपी है उसके आसपास होना चाहिए। तो ये हाँ। सरकार को रिकमेंड दिया है और हम सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।